जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, स्टडी भी हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा है। जिस तरीके से हम योगा करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरीके से जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड भी स्वस्थ रहता है। और जब हमारा माइंड स्वस्थ रहेगा तो हमारा आईक्यू लेवल बढ़ेगा। एक बात और, जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उस सब्जेक्ट में यूज़ किए गए सभी शब्दों की मीनिंग हमें ज़रूर पता होना चाहिए, तभी हम उस सब्जेक्ट को आसानी से समझ सकते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने भी मैथ के कुछ जो वर्ड हैं यहाँ पर हमने लिखे हैं। तो ये लगभग सभी चैप्टर में और लगभग जितने भी एग्ज़ाम होते हैं या फिर जितनी भी आपकी एकेडमिक की कक्षाएँ हैं उन सभी कक्षाओं में ये सभी शब्द मिल जाते हैं। एक बात और आपको याद बता दूं कि 21 जून को हम योगा डे भी मनाते हैं स्वस्थ रहने के लिए। ठीक, अब हम यहाँ एक एक करके सभी शब्दों की मीनिंग माने और परिभाषा डेफिनेशन जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा शब्द है अंक। तो अंक को इंग्लिश में कहेंगे हम डिजिट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। किसी भी संख्या को लिखने या व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक या संकेत या सिंबल को हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। अंक की कुल संख्या हमारी यहाँ पर 10 होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल हमारी 10 संकेत हो जाते हैं। इसी तरीके से सभी भाषाओं का अलग अलग संकेत होता है। उर्दू का अलग रहेगा, इंग्लिश का अलग रहेगा, देवनागरी हिंदी का अलग रहेगा और रोमन का अलग रहेगा। रोमन में तो 0 के लिए कुछ ही संकेत नहीं है, 0 के लिए कुछ नहीं है। वहाँ पर 1 भी और यहाँ यक्ष और सी डी इस तरीके से कुछ रहता है उसमें, लेकिन 0 के लिए वहाँ पर संकेत नहीं है। अब बात करते हैं हम कि अंक के प्रकार के बारे में। तो अब हम अंक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो अंक 2 प्रकार के होते हैं। सार्थक अंक जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, और निरार्थक अंक जिसको हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सार्थक अंक को हम एक नाम से और भी जानते हैं, अशून्य अंक। अशून्य अंक जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन ज़ीरो। इसको हम कहते हैं सार्थक अंक को 2 नामों से जानते हैं, एक सार्थक अंक सिग्निफिकेंट फिगर, एक अशून्य अंक नॉन ज़ीरो। तो सार्थक अंक से कहते हैं 1 से लेकर 9 तक जितने अंक हैं वो सार्थक अंक हमारे हो जाते हैं। बचा हमारा फिर 0 क्या हो जाता है? निरार्थक अंक हो जाता है। तो सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाती है हमारी? 9 हो जाती है। सार्थक अंक की संख्या हमारी 9 हो जाती है और निरार्थक अंक की संख्या हमारी कुल 1 हो जाती है और अंकों की कुल संख्या हमारी 10 हो जाती है। तो 9, 1, 10 हो जाते हैं हमारे अंक। तो अब सार्थक अंक के बारे में जान जाते हैं। सार्थक अंक कहाँ कहाँ होगा और कहाँ निरार्थक अंक होगा। तो ये तो बेसिकली हमारा फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ समझ लीजिए 1-2 पॉइंट। तो देखिए, सभी जो यहाँ पर डेफिनेशन से पता चल रहा है, सभी जो हमारे नॉन ज़ीरो हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे सार्थक अंक। 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक जो हमारे अंक हैं वो क्या हो जाते हैं? सार्थक अंक। जैसे अभी कोई यहाँ संख्या लिख दे 5, 3, 5, 2, यहाँ 4, तो बताइए इसमें सार्थक अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ हम कहेंगे सार्थक अंकों की कुल संख्या 3 है। तो सभी, पहला रूल यह है कि सार्थक अंक पहचानने का, सभी जो अशून्य अंक होंगे, जो सार्थक अंक होंगे, जो नॉन ज़ीरो होंगे, वो क्या होंगे? हमारे सार्थक अंक। तो यहाँ सार्थक अंक की कुल संख्या कितनी हो गई? 3 हो जाती है। जैसे दूसरा रूल यह है कि अगर सार्थक अंकों के बीच में 0 आ जाता है तो अभी सार्थक अंक हो जाता है। हालांकि 0 क्या है? हमारा निरार्थक अंक है। देखिए यहाँ 5, यहाँ 0, यहाँ 2, 4। अब इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हमारी हो जाती है 4। इसी तरीके से अगर लीजिए 3, 2, 0, 1, तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? यहाँ 5 कर दीजिए। तो यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या हमारी 5 हो जाती है। तो मतलब बीच में अगर 0 आ जाता है कहीं पर भी तो हमारा सार्थक अंक हो जाता है। ये 2 रूल हो गए हमारे। तीसरा रूल नंबर 3 सार्थक अंक पहचानने का कि
जो हमारे अशून्य अंक के पहले अगर जो अशून्य अंक मतलब 5, 2 और 6 अशून्य अंक है, इसके अगर पहले हमारा 0 लगा है तो ये 0 जो है निरार्थक हो जाएगा हमारा। तो सार्थक अंकों की संख्या यहाँ पर कितनी मिल जाती है, हमें 3 मिल जाती है। तो ये तो 3 रूल है, और कुछ रूल हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, या फिर हम इसमें आगे वीडियो में लगा देंगे, देख लीजिएगा वहाँ से। तो ये हो गया हमारा सार्थक अंक और निरार्थक अंक। अब बात करते हैं हम संख्या की। तो संख्या किसे कहते हैं, संख्या की डिफिनीशन सुन लीजिएगा। संख्या किसे कहते हैं, तो इन्हीं अंकों को अगर हम जब ग्रुप में लिख देते हैं, मिलाकर इकट्ठे लिख देते हैं, तो हमारी वो संख्या बन जाती है। जैसे 5, 2, 0 तो 3, तो ये हमारी क्या है, एक संख्या है। ये हमारी एक संख्या, ये देखिए ये भी अंक, ये भी अंक, ये भी अंक, ये भी अंक, तो हमारी ये कुल 4 अंक हैं यहाँ पर। तो ये संख्या हमारी बन जाती है जब इन्हीं अंकों को हम ग्रुप में लिख देते हैं। 1, 2 ये हमारी संख्या है, 3, 5, 2, 0 ये हमारी संख्या है। तो ये हमारी संख्याएं बन जाती है। अब यहाँ पर अंक और संख्या को अच्छे से समझने के लिए आप इसको इंग्लिश से लिंक कर दीजिए, इंग्लिश ग्रामर से। तो देखिए उसमें जैसे होता है लेटर्स, लेटर्स होता है, लेटर्स मतलब अक्षरों का ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह जो सार्थक क्रम में हो, जो सार्थक क्रम में हो, क्रम में हो और ग्रुप में हो, सार्थक क्रम में भी हो और ग्रुप में हो, तो उसे कहते हैं हम वर्ड। मतलब कहने का यह है कि अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक क्रम में हो, या वह क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर इसको समझ लीजिए एक बार, जैसे CAT कैट, तो यहाँ ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, तो ये अलग अलग है लेकिन एक सार्थक क्रम में है, तो यह क्या कहलाता है हमारा, ये हमारा कहलाता है वर्ड। CAT कैट ये वर्ड है हमारा, है ये हमारा वर्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिजिट, यहाँ पर डिजिट होता है। तो डिजिट जो है हमारे सिर्फ समूह में आते हैं, सिर्फ समूह में, सिर्फ समूह में आएंगे, ग्रुप में आएंगे, इनका कोई सार्थक क्रम नहीं होगा, सार्थक क्रम नहीं होगा, फिर भी वह क्या कहलाती है, हमारी संख्या कहलाती है। वह क्या कहलाती है, संख्या, यानी वो हम नंबर, ठीक। तो हमारी क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। यहाँ पर क्रम ग्रुप में आने पर हमारा जो है वैल्यू, सिर्फ वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे संख्या हमारी 1, 2, 3 ये हमारी ग्रुप में आया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, 2, 1, या फिर 1, 3, 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। तो यह ग्रुप में भी आया है, लेकिन यहाँ पर इसका वैल्यू कम या और ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें जो है हमारा, उसमें सार्थक क्रम होना चाहिए और उसमें एक ही माने निकलेगा, ठीक है। अब अगर हम संख्या को 2 भागों में बांट देते हैं, तो एक हमारा न्यूमरल मिल जाता है, एक हमारा नंबर मिल जाता है। तो न्यूमरल क्या है हमारा और नंबर क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है न्यूमरल और नंबर में। देखिए जैसे हमने लिखा स्टार, स्टार ये अलग अलग तो लेटर है हमारे, ये अलग अलग हमारे लेटर हैं, लेकिन ये जब ग्रुप में आ जाते हैं और सार्थक क्रम में क्या हो जाते हैं, ये हमारा वर्ड हो जाता है, ये हमारा वर्ड हो जाता है ग्रुप में और सार्थक क्रम में हो, ठीक। तो ये हमारा वर्ड हो जाता है, और फिर यहाँ पर हमारे दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया बन जाता है, ये हमारा आइडिया हो गया, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ इसमें मैथ्स में होता है 1, 2 ये हमारा डिजिट 1 है, ये 2 हमारा डिजिट, ठीक, ये हमारे डिजिट हैं। तो यहाँ से जब इधर गए हम, यहाँ इसको 12 ऐसे लिख दे, तो ये हमारा क्या बन जाता है, अब ये न्यूमरल बन जाता है, ये हमारा न्यूमरल बन जाता है। और जो हमारे दिमाग में आइडिया बना, मान लीजिए यहाँ पर हमारा 12 जो है 12 पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ इस तरीके से 12 पॉइंट ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा
न्यूमरल होगा, ये हमारा सॉरी ये हमारा नंबर होगा, ये हमारा नंबर होगा, ये हमारा आइडिया है। तो जो अब यहाँ पर आइडिया बनता है वो नंबर हो जाता है, और कैसे लिखा जाता है वो हमारा न्यूमरल हो जाता है। तो इसकी डिफिनेशन ये होगी, तो द नंबर इज एन आइडिया बट न्यूमरल, हाउ टू राइट इट, ये हमारी डिफिनेशन हो जाती है। तो अब हम संख्याओं को 3 भागों में बांट देंगे। पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा काल्पनिक संख्याएं, और तीसरा सम्मिश्र संख्याएं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं देखते हैं, जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होता है, परमीय और अपरमीय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। अभी हम इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो परमीय और अपरमीय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो ये हमारा वेन आरेख बन जाता है, वेन आरेख। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे रीजनिंग वाली क्लास में और सभी क्लास में जहाँ जहाँ इसका यूज़ होगा। तो ये हमारा वेन आरेख बन जाता है। अब इसका एक और जो डिफिनेशन है इसकी, वह संख्या जिसका पूर्ण वर्ग जो होता है धनात्मक होता है, वह क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर एक यूनिक अद्वितीय बिंदु होता है। मतलब कि वास्तविक संख्या कहीं ना कहीं संख्या रेखा पर आती है, इसलिए हम संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं। ठीक, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच तीसरी वास्तविक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 2 वास्तविक संख्याओं के बीच, जैसे ए और बी 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो उसके बीच हम तीसरी वास्तविक संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। 2 परमीय संख्याओं के बीच में हम 2 अपरमीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, 2 अपरमीय संख्याओं के बीच में परमीय अपरमीय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बारे में आगे डिस्कस होगा। तो यहाँ पर 2 वास्तविक संख्याओं के बीच हम एक वास्तविक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगला रूल यह कहता है कि अगर ए और बी 2 वास्तविक संख्याएं हैं, ए और बी 2 वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसमें से या तो ए बड़ा होगा बी से, या फिर बी बड़ा होगा ए से, या फिर दोनों बराबर भी हो सकते हैं। ये है वास्तविक संख्या का रूल। और वास्तविक संख्याओं को हम योग गुणन की संक्रियाएं लगा सकते हैं। जैसे हमारा क्रम विनिमय नियम हो गया, सहचर नियम हो गया, वितरण नियम हो गया, और एक निरसर नियम है। तो इन सभी नियमों को हम वास्तविक संख्याओं में लगा सकते हैं। तो हमने वास्तविक संख्याएं देख ली किसे कहते हैं। अब देखेंगे काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्या -1 है। वास्तविक संख्या -1 के वर्गमूल को हम एक प्रतीक i से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रतीक को हम IOTA, जिसको हम कहते हैं आयोटा, इस प्रतीक को हम आयोटा कहते हैं। इसी प्रतीक को हम काल्पनिक इकाई कहते हैं या इमेजिनरी यूनिट कहते हैं i को। तो जहां i आपको दिख जाए समझ लो वह काल्पनिक संख्या है। तो यहाँ से i² हम कह सकते हैं, i² बराबर -1। तो इस तरीके से ये इसका पूरी इसकी मैथ है, ये इंटरमीडिएट में आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, 9th और 10th में नहीं है, इंटरमीडिएट में है ये। अब हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स किसे कहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास 2 वास्तविक संख्याएं a और b हैं। तो a + ib के रूप में जितनी संख्याएं हमें मिलेगी इस रूप में लिखी हुई, वो हमारी सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को हम z से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा जो पार्ट है इसको हम कहेंगे रियल पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ये i जुड़ा है तो इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है। ये वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक भाग है। प्रत्येक वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे 5 एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं i × 0, या इसको हम लिख सकते हैं i0। तो ये हमारा वास्तविक पार्ट और ये वाला काल्पनिक पार्ट, तो ये मिलके हमारा सम्मिश्र संख्या बन जाता है। इसी तरीके से प्रत्येक काल्पनिक संख्या एक सम्मिश्र संख्या होती है। जैसे i हमारे पास है, ये काल्पनिक संख्या है, यहाँ हम +0
ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सम्मिश्र संख्या। यहाँ ये इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक पार्ट, और ये वास्तविक पार्ट, तो ये मिलकर हमारा सम्मिश्र संख्या बन जाता है। तो अब हम वास्तविक संख्या के दोनों औलादों के पास चलते हैं। एक का नाम है परमेय संख्या और एक का नाम है अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या का फैमिली जो है थोड़ा छोटा है, थोड़ा क्या बहुत छोटा है, और परमेय संख्या का फैमिली देख रहे हैं कितना बड़ा है। शांत, अशांत, शुद्ध, मिश्रित, पूर्णांक, अपूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, पूर्णांक, पूर्ण, ये सब ये किसके फैमिली है? ये परमेय संख्या का फैमिली है। ठीक, अब परमेय संख्या क्या है? तो परमेय संख्या ऐसा भिन्न आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है। जो बटे के रूप में कोई संख्या हो तो उसको हम कहेंगे भिन्न, उसको कहेंगे भिन्न। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश को कहेंगे इंग्लिश में न्यूमरेटर, और हर को इंग्लिश में कहेंगे डिनोमिनेटर, जिसका अंश और हर एक पूर्णांक हो। अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो? दोनों ही पूर्णांक हो। तो इस प्रकार की संख्या को हम कहेंगे परमेय संख्या। जबकि उसका हर जो है, हर और डिनोमिनेटर जिसको हम कहते हैं वो 0 के बराबर ना हो तो ही उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? उसको परमेय संख्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक, और एक है पुरानी परिभाषा, जैसे आपने रटा होगा कि जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जबकि जो उसका क्यू है, जो उसका हर है, वो 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या। ये तो याद किया है, ये तो रटा है। तो ये एक तो ये परिभाषा हो गई, एक तो ये वाली जो हमने बताया ये अभी। जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जबकि उसका जो क्यू है वो 0 के बराबर ना हो, तो इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहेंगे? परमेय संख्या। ये हमने रटा हुआ है, आपने भी रटा हुआ है। तो नहीं रटे हो तो रट लो भाई, और समझने के लिए तो यही बेटर है। ठीक, तो ये हो गया परमेय संख्या की डिफिनेशन। देखिए 0 भी हमारी एक क्या है? एक परमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और अगर संख्या बटा 0 हो जाएगा तो हमारा ये इनफाइनाइट, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक, किसी भी संख्या के गुणा 1 कर सकते हैं, किसी भी संख्या में गुणा 1 कर सकते हैं। ठीक, और किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, उससे हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात देख लीजिए, एक पॉइंट और, यदि a/b के रूप में एक परमेय संख्या है और इनके दोनों के चिन्ह जो हैं यहाँ समान है, यहाँ प्लस प्लस हैं और यहाँ माइनस माइनस है, अंश और हर के चिन्ह समान हैं, तो यहाँ पर जो इसका मान आएगा परमेय संख्या का ये धनात्मक होगा, ये धनात्मक होगा। समान पे समान चिन्ह तो धनात्मक हो जाएगा। अगर विपरीत चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो ये यहाँ पर इसका मान माइनस ही आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। विपरीत पे माइनस हो जाता है और समान पे प्लस ही रहता है परमेय संख्या का मान। और अगर दो परमेय संख्या है तो उनके बीच में परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है। मान लीजिए a और b दो परमेय संख्या है, तो इनके बीच में परमेय संख्या यहाँ पर अगर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके और अपान 2 कर दीजिएगा, तो जस्ट बीच वाली निकल जाएगी। इन सब का हमने अलग से पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, बस ये तो सबको इकट्ठा हमने क्लासिफिकेशन किया है, वर्गीकरण किया है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम को करेक्ट करने के लिए आपको इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट को, सभी जो चैप्टर हैं सभी को इकट्ठा करके आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ के कुछ नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि परमेय संख्या की फैमिली में कौन कौन है और किस किस नाम से हैं। तो पहला है शांत दशमलव संख्या, जिसको हम कहते हैं अवसानी, इन्हीं को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। तो देखिए परमेय संख्या तो हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो एक तो भिन्न जो है उसका शेषफल 0 होगा जब सॉल्व करेंगे, तो एक है जो इसका भागफल और शेषफल जो आता रहता है। तो जो भागफल है अगर देख लीजिए 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 0.5, ठीक, और 3/5 है, इसको लिख सकते हैं 0.6, ठीक।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा। और एक है 9/4 है, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.25, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि दशमलव के बाद जो हमारे अंक हैं उसकी संख्या हमारी सीमित हो जा रही है, शांत हो जा रहा है, मतलब दशमलव के बाद जो अंक है उसकी संख्या समाप्त हो जा रही है। तो ये हमारे कहलाएंगे दशमलव, शांत दशमलव, ठीक, ये हमारे सब कहलाएंगे शांत दशमलव परमेय संख्या, ठीक है, जिसको हम कहते हैं अवसानी, टर्मिनेटिंग मतलब समाप्ति, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब शांत हो जा रहा है, मतलब सीमित हो जा रही है उसकी संख्या, ठीक। एक बात और यहाँ नोटिस करने वाली है कि जो हमारा हर है वो यहाँ पर 2 है और 5 है, 2 है और 5 है, और 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही रहेगा। कहने का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 मतलब 8 हो सकता है, मतलब, या फिर 5 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से 5 दूना 10 दूना 20 हो सकता है, ठीक। इसी तरीके से 2 और 5 ही रहेगा अंश हर में, तभी वो हमारा जो है शांत दशमलव संख्या होगी, ठीक है, तो ही वह हमारी शांत दशमलव संख्या होगी, ठीक। आगे बढ़ने से पहले एक बात और समझ लीजिए, जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 3, तो यहाँ हम कहेंगे 12 जो है 4 और 3 का गुणज है, या हम कहेंगे अपवर्त है, या हम कहेंगे मल्टीपल है, और 4 और 3 जो है 12 का, 4 और 3 12 का गुणनखंड है, अपवर्तक है और फैक्टर है, और एक है डिवाइजर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, 12 को हम लिखेंगे 4 × 3, तो जो 12 है हमारा ये 4 और 3 का गुणज है, अपवर्त्य है या मल्टीपल है, ये और ठीक। और यहाँ 4 और 3 12 का गुणनखंड है, अपवर्तक है, फैक्टर है या डिवाइजर है, और ठीक। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इसको आपको बहुत बढ़िया से समझना है, ठीक है। अब हम शांत दशमलव संख्या के दूसरे भाई के पास चलते हैं, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। इनका दूसरा नाम है अनावसानी आवर्ती, तीसरा नाम है ये अशांत पुनरावर्ती। ये सब इसके अलग अलग नाम है। इंग्लिश में देखते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कहना का मतलब यह है कि जैसे 1/3 है हमारा कोई भिन्न, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.3, यहाँ 3 ऐसे आता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ एक रूल लगाते हैं, यहाँ 0.3 यहाँ आप बार लगाएंगे, या फिर हम यहाँ 0.3 यहाँ डॉट लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या ये हो जाती है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ना शांत हो और मतलब कहने का है ना शांत हो और रिपीट होता रहे। रिपीटिंग मतलब बार बार, यहाँ देखिए बार लगा है ना, तो रिपीटिंग का मतलब बार बार आता रहे, वही 0.333333 ऐसे ऐसे आता रहे, तो इसका ये मतलब होता है। और एक देख लीजिए इसमें, जैसे 15/7 है, तो इसको हम लिखेंगे 2.142857। तो यहाँ ऐसे पूरे बार लगाएंगे। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि अगर बार हटाएंगे इसको तो यहाँ से हो जाएगा 142857। इसी तरीके से आता रहेगा। तो इसको हम सॉर्ट करने के लिए इसको ऐसे मिटा देते हैं और यहाँ पूरे पर बार लगा देते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2.142857। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा पार्ट रिपीट हो रहा है, तो ऊपर हम डॉट लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये हो जाता है हमारा शुद्ध आवर्त। ये हमारा शुद्ध आवर्त कहने का मतलब यह है कि 0. P अगर है, ठीक,
और यहाँ बार लगा है, 0 पॉइंट पी क्यू है, इस पर पूरे पर बार लगा है, 0 पॉइंट पी और यहाँ क्यू आर है तो इस पूरे पर बार लगा है। मतलब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं अगर सब पर बार लगा है तो वह क्या कहलाता है, हमारा शुद्ध आवर्त। शुद्ध आवर्त, ठीक है, उसको मतलब अशांत आवर्ती दशमलव संख्या की कैटेगरी में शुद्ध आवर्त दशमलव है। देखिए अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, एक पुत्र तो हो गए शुद्ध आवर्त और दूसरे पुत्र हैं मिश्रित आवर्त, ठीक है। तो मिश्रित आवर्त क्या करते हैं, ये जो जैसे 7/6 है तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो 1.16 आएगा। तो यहाँ पर लास्ट पे एक अंक को छोड़कर दशमलव के बाद जो बार लगा है तो इस प्रकार के जो संख्या होंगी हमारी तो वह क्या कहलाएंगी, मिश्रित आवर्त में। तो यहाँ पर जैसे एक और लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 26/45, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो इसका मान आएगा 0.57। तो यहाँ 5 को छोड़कर यहाँ 7 पर बार लग जाएगा। तो एक अंक या दो अंक छोड़कर जो बार लगता है तो इस प्रकार के जो हमारी संख्याएं होती हैं वो हमारी मिश्रित आवर्त संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 0.PQ, तो P को छोड़कर यहाँ Q पर बार लगा, 0.PQR तो यहाँ QR पर लग जाएगा, 0.P यहाँ 0 नहीं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ 2 कर दीजिए, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ QRS 3 पर बार लग सकता है। जिस पर बार लगेगा या डॉट लगेगा वो संख्या बार बार रिपीट होगी, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का हमने दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज करेंगे, तो इन सब का हमने पीछे रूल बता दिया है पिछली वीडियो में, आप वहाँ वीडियो को देख सकते हैं। अब हम अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन देखते हैं। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर्स कहते हैं। तो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में ना लिख सकें उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होंगी। तो देखिए जैसे √2 को जब हम सॉल्व करेंगे भाग विधि से या जिस विधि से आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर √2 का मान आएगा 1.4142, इस तरीके से इसका मान आता रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही समाप्त हो, और नॉन रिपीटिंग, ना ही रिपीट हो, और नॉन रिक्यूरिंग, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ भी था, यहाँ भी है। नॉन टर्मिनेटिंग अनावसानी और अनावसानी, मतलब शांत ना हो उसका मान आता रहेगा, दशमलव के बाद का मान आता रहेगा। और यहाँ तो था रिपीट होता है लेकिन यहाँ रिपीट नहीं होगा, यहाँ ना शांत होगा ना ही रिपीट होगा, ठीक। तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे √5 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, √3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, √16 यह अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो यहाँ से इसका वर्गमूल होगा 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका जो ये मान होता है यह अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन जो ये मान होता है 22/7 ये जो है ये अंश बटे हर के रूप में आ जा रहा है, तो ये हमारा ये परिमेय संख्या। अगला पॉइंट, यदि a और b दो भिन्न भिन्न वास्तविक संख्याएं हैं और इनका जो है a × b पूर्ण वर्ग नहीं है तो इन दोनों संख्याओं के बीच यहाँ पर जो अपरिमेय संख्या आएगी उसका फार्मूला है √a × b। और एक बात, यदि r जो है हमारी वास्तविक संख्या है और यस जो है अपरिमेय संख्या है तो इन दोनों का योग क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। इन दोनों का अंतर अपरिमेय संख्या होगा और इन दोनों का गुणा जो है ये हमारा अपरिमेय संख्या होगी, जबकि जो r है जो वास्तविक संख्या है वो 0 के बराबर ना हो। इन दोनों का भाग भी जो है अपरिमेय संख्या होगा, जबकि जो इसका जो r है वो 0 के बराबर ना हो। अगला पॉइंट, यदि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो -√5 भी एक
अपरिमेय संख्या होगी। प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होगा, जैसे हमने वास्तविक संख्या में बताया था। ठीक, तो ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या की पूरा डिटेल। तो अब हम वास्तविक संख्याओं के वंश को और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ हमने देखा था परिमेय और अपरिमेय संख्या मिला था, फिर परिमेय संख्या को इधर हमने देखा था शांत दशमलव संख्या और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या मिला। तो अब जब नीचे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमें अपूर्णांक और पूर्णांक। तो पूर्णांक जो है इसके नाम से ही पता चल रहा है पूरा अंक। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे पूरा प्लस अंक जैसे हिंदी में करते हैं, तो यहाँ से हमें मिलता है पूरा प्लस अंक। तो पूरा अंक जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक। जैसे 2, 5, 4, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब देखते हैं अपूर्णांक से कहते हैं। तो अपूर्णांक यहाँ पूरा अंक होना चाहिए, यहाँ पूरा अंक ना हो, वो क्या हो, वो भिन्न के रूप में हो। तो जैसे यहाँ 3/2 ये क्या है हमारा, ये पूर्णांक है। मतलब जब इसको सॉल्व करें हम, जो ये भिन्न हमारे दे रहे, तो जो मान आए उसका जो दशमलव में आता है, तो मतलब कहने का है यह है कि ऐसे भिन्न जिसका जो मान आए वो दशमलव में आए, तो वह संख्या जो हमारी वो भिन्न है वो क्या कहलाएगी, अपूर्णांक कहलाएगी। जैसे 5/3 और 11/2, तो ये सब हमारे अपूर्णांक है। ये हमारे पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम पूर्णांक को समझते हैं। देखिए, पूर्णांक को हम i से प्रदर्शित करते हैं या फिर इसको हम z से प्रदर्शित करते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सम्मिश्र संख्याओं को भी हम z से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पूर्णांक को हम z से क्यों प्रदर्शित करते हैं, देखिए एक हमारा जर्मन शब्द है जेहलिन, जर्मन शब्द है जेहलिन जिसका अर्थ होता है गिनना। तो वहाँ से हमने जहल लिया, जहल का मतलब होता है संख्या, तो वहीं से हमने z लिया है। तो इसीलिए हम पूर्णांक को z से प्रदर्शित करते हैं और i से भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए पूर्णांक जो होता है हमारा पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है और हमारा जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो, तो ये हमारे सभी पूर्णांक हो जाते हैं। तो अब हम पूर्णांक को संख्या रेखा के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। देखिए हमने एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा बनाने का तरीका यह है कि दोनों तरफ हम एरो का निशान इस तरीके से लगा देते हैं। एरो का निशान लगाएंगे और फिर मध्य में जो हमारा होगा बिंदु वो जीरो होगा। जीरो के दाहिनी तरफ सभी जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, प्लस में होते हैं, और जीरो के बाईं तरफ सभी जो होते हैं वो निगेटिव में होते हैं। इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट जा सकते हैं। ठीक, देखिए जो हमारा दाहिना होगा वही जीरो का भी दाहिना होगा। ये नहीं कि जीरो हमें देख रहा है, ठीक है। जो हमारा दाहिना या बायां होगा वही जीरो का भी दायां या बायां होगा। जिस तरफ हम देखते हैं उसी तरफ समझ लो जीरो भी देख रहा है। ये नहीं कि हमें देख रहा है जीरो, ये नहीं है। जिस तरफ हम देख रहे हैं उसी तरफ जीरो भी देख रहा है। तो जो हमारा दाहिना होगा वही जीरो का दाहिना होगा। किसी भी जगह आपको कॉपी में अगर कहीं भी लिखा हो जो हमारा दाहिना होगा वही कॉपी में भी दाहिना होगा, ठीक है। वही हमारा जो हमारा बायां होगा वही कॉपी में बायां होगा, ठीक। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जाते हैं, जैसे जैसे दाहिनी तरफ जाते हैं, यहाँ चाहे जहाँ से आप संख्या रेखा पे ले लीजिए, तो जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जाते हैं संख्या का मान जो है हमें बढ़ता हुआ मिलता है, और जैसे जैसे हम बाएं तरफ आते हैं तो हमारा संख्या का मान जो है घटता हुआ हमें मिलता है। इस तरीके से मतलब यही निशान रहेगा, जो ये तीर का निशान है उस तरफ इसका मुंह ही खुला रहेगा संख्या रेखा पर, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे -3, -2, -1 है। तो जैसे हम -2 ले रहे हैं तो इसको कह सकते हैं कि संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक पूर्णांक अपने बाईं ओर स्थित पूर्णांक से बड़ा होता है, और दाईं ओर स्थित पूर्णांक जैसे -1 ले रहे हैं तो दाईं ओर स्थित पूर्णांक से छोटा होता है। इस तरीके से देखिए वही सिंबल यहाँ भी बन रहा है। यहाँ से अब हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक से जब हम दाहिनी तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान या पूर्णांक का मान हमें असेंडिंग ऑर्डर में मिलता जाता है, बढ़ते क्रम में मिलता जाता है। और जब हम किसी भी पूर्णांक के जब बाईं तरफ आते हैं, किसी भी पूर्णांक से जब हम बाईं तरफ आते हैं तो हमें संख्याओं का मान या पूर्णांक का मान डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलता जाता है, घटते क्रम में मिलता जाता है, ठीक है।
तो अब पूर्णांक की बात करते हैं कि पूर्णांक की संख्या अनंत होती है, शून्य के इस तरफ अनंत और उस तरफ अनंत। शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है। शून्य के पहले सभी पूर्णांक ऋणात्मक होते हैं और शून्य के बाद सभी पूर्णांक धनात्मक होते हैं। शून्य के पहले सभी पूर्णांक जो है शून्य से छोटे होंगे और शून्य के बाद जितने भी पूर्णांक है शून्य से बड़े होंगे। और अब यहाँ बात करते हैं ऋण। अब इसको जब पूर्णांक को हम दो भागों में यहाँ बांट देते हैं तो यहाँ से हमारा निकलता है ऋण पूर्णांक, जिसको कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स, या इसको कहेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋण पूर्णांक कौन से हैं? जो शून्य के पहले हैं सभी वो क्या कहलाते हैं? ऋण पूर्णांक कहलाते हैं हमारे। तो सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है? सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक 1 है। और सबसे छोटा ऋण पूर्णांक कौन सा है? उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे जैसे हम बाएं तरफ आते हैं, तो यहाँ संख्या रेखा पर अभी बताया हमने, जैसे जैसे बाईं तरफ आएंगे तो संख्याओं का मान छोटा होता जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है? -1 है। अब यहाँ से बात करते हैं तो पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या को हम कहेंगे ऋणोत्तर पूर्णांक, या इसको कहेंगे होल नंबर। मतलब जो ऋण ना हो शून्य सहित जितने अंक हैं, मतलब i प्लस में अगर हम 0 को ऐड कर देते हैं तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? पूर्ण संख्या या ऋणोत्तर पूर्णांक, जिसको हम कहेंगे होल नंबर। तो पूर्णांक को हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ इसमें पूर्ण संख्या में हमारा 0 से लेकर 1 2 3 ऐसे अनंत तक होगा। तो यहाँ से अगर हम जब 0 को निकाल लेते हैं, फिर यहाँ जो हमारी संख्या बचती है 1 2 3 4, ये हमारी सब संख्या 1 2 3 4 ये अनंत तक, ये हमारी सभी संख्याएं क्या होगी? ये प्राकृतिक संख्याएं हो जाए। तो यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ जाएंगे तो संख्याओं का मान हमें बढ़ता हुआ मिलेगा। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमें 0 मिल जाती है। तो इसको हम अब कहेंगे प्राकृतिक संख्या। जब पूर्ण संख्या में से हम 0 को निकाल लेते हैं तो हमारा बच जाता है, जो संख्या बचेगी उसको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, या इसको कहेंगे नेचुरल नंबर, या कहेंगे गणन संख्याएं, या कहेंगे काउंटिंग नंबर, या इसको कहेंगे धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसी को कहते हैं हम हिंदू अरबी संख्याएं। ठीक, इसी को हम कहते हैं हिंदू अरबी संख्याएं। इसको i प्लस या n से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, किसी भी चीज को गिनना है, गणन संख्या इसलिए कहते हैं, किसी भी चीज को गिनेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से तो गिनते हैं। तो इसलिए हम जब संख्याओं को 1 से गिनते हैं तो उस संख्या को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो अब हम यहाँ पूर्णांक का क्लासिफिकेशन करते हैं इंटीजर्स का। तो हमें मिलता है सम संख्या या सम पूर्णांक, जिसको हम कहेंगे इवन नंबर या इवन पूर्णांक भी कह सकते हैं। विषम संख्या विषम पूर्णांक, ऑड नंबर या ऑड इंटीजर्स कह सकते हैं। इसी तरीके से भाज्य संख्या भाज्य पूर्णांक, अभाज्य संख्या अभाज्य पूर्णांक, सहभाज्य संख्या सहभाज्य पूर्णांक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्या या ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाज्य होते हैं उसे हम कहेंगे सम संख्या। तो सम संख्या को पता करने का सबसे अच्छा पहचान यह है कि उस संख्या के इकाई का अंक जो है या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 या 8। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक ये दिख जाए तो समझ जाइए वो सम संख्या है। तो सम संख्या की दूसरी डिफिनेशन यह है कि ऐसी संख्या जिसको 2 से भाग करने पर जो शेषफल उसका 0 आ जाए तो वह क्या कहलाती है? हमारी सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या ऐसी संख्या या पूर्णांक जिसको 2 से भाग करने पर शेषफल 0 ना आए। मतलब कहने का है ऐसे पूर्णांक या संख्या जिसको जो 2 से विभाज्य ना हो उसे कहेंगे हम विषम संख्या या विषम पूर्णांक। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2 है हमारी। और सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? 1 है। अगर 2 4 6 8 ये सम संख्याएं हैं अगर, तो -2 -4 -6 -8 ये सब भी सम संख्याएं होंगी, क्योंकि ये सम पूर्णांक भी होता है, प्लस माइनस दोनों में होगा। ठीक है,
सम में, विषम में, भाज्य में, अभाज्य में, सभी में, क्योंकि यह पूर्णांक है। पूर्णांक माइनस में भी होगा और प्लस में होगा। अगर देखिए जैसे अब यहाँ हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, ये ऑड है। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रमागत दो विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होती है। क्रमागत दो विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होती है और क्रमागत दो सम संख्याओं के बीच एक विषम संख्या होती है। अब यहाँ बताइए शून्य सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है? तो शून्य यहाँ सम पूर्णांक है, क्योंकि यह क्रमागत दो विषम पूर्णांकों के बीच में होता है। दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के बीच में होता है, इसलिए यह क्या है? इवन पूर्णांक, मतलब सम पूर्णांक है। और देखिए अगर क्रमागत संख्या पूछे, क्रमागत संख्या निकालना है अगर पूछे, मान लीजिए यक्ष कोई संख्या है तो अगली कौन सी संख्या होगी? यक्ष प्लस 1 होगी। उसकी अगली कौन सी होगी? यक्ष प्लस 2 होगी। उसकी अगली यक्ष प्लस 3 होगी। इसी तरीके से एक ऐड करते हम चले जाएंगे। लेकिन अगर क्रमागत सम संख्या पूछे तो यदि यक्ष एक सम संख्या है तो उसके अगली वाली संख्या कौन सी होगी? सम संख्या यक्ष प्लस 2 होगी। उसकी अगली वाली यक्ष प्लस 4 होगी। उसकी अगली यक्ष प्लस 6 होगी। इसी तरीके से होगा। इसमें 2 ऐड करते हुए जा रहे हैं और इसमें 1 ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से विषम पूछे अगर तो यदि यक्ष विषम संख्या है तो यक्ष प्लस 2 होगा, यक्ष प्लस 4 होगा। पहली विषम संख्या यक्ष, दूसरी यक्ष प्लस 2, तीसरी यक्ष प्लस 4। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम 2 ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए अगर n कोई पूर्णांक या संख्या है तो 2n हमेशा सम संख्या या सम पूर्णांक होगा। जैसे n बराबर हमने यहाँ अगर 1 रखा तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। n बराबर अगर हमने यहाँ 2 रखा तो यहाँ हमें 4 मिलेगा। यहाँ 3 रखा अगर तो यहाँ 6 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें मान प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर देख लीजिए अगर n कोई पूर्णांक या संख्या है तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1, ये हमेशा क्या मिलेगा हमें? विषम पूर्णांक या विषम संख्या। जैसे हमने यहाँ रखा n बराबर अगर हमने 2 रखा तो यहाँ मिलेगा 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस 1, यहाँ 4 माइनस 1। तो यहाँ देख लीजिए यहाँ 5 मिलता है और यहाँ पर मिला हमें कितना? यहाँ पर 3 मिला। तो अगर n कोई पूर्णांक या संख्या है तो यहाँ पर हमें 2n प्लस 1 ये विषम पूर्णांक या विषम संख्या मिलेगा। 2n माइनस 1 विषम पूर्णांक या विषम संख्या मिलेगा। अब हम भाज्य संख्या को देखेंगे। भाज्य संख्या क्या है? तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर या कंपोजिट इंटीजर्स भी कह सकते हैं। तो जो संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9 और इस तरीके से डॉट डॉट। तो ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। ये 4 से भी डिवाइड होगी और 1 से भी होगी और साथ में 2 से भी होगी। मतलब स्वयं से और 1 के अलावा अन्य किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए तो वह क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। अब अभाज्य संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या को हम कहेंगे प्राइम नंबर या हम प्राइम इंटीजर्स भी कर सकते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी? जो संख्याएं स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे देख लीजिए 2, 3 और 5 ये हमारी डॉट डॉट अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 2 का सिर्फ 2 होगा और 1 होगा। इसके अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। 3 का यहाँ पर 3 होगा और या 1 होगा। 5 का 5 होगा या फिर 1 होगा गुणनखंड। तो 2 गुणनखंड के अलावा और कोई गुणनखंड ना हो तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर 50 तक कुल हमारी 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और सबसे बड़ी संख्या 97 और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101
और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। एक ना ही अभाज्य संख्या है ना भाज्य संख्या है, एक स्वयं में ही विभाज्य है। एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। अब यहाँ हम एक एक करके देखते हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो इसको याद करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ 21 इसको लिख सकते हैं 21 और यहाँ 42, यहाँ 42 लिख सकते हैं। जब 21 का हम 2 से इंटू करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाता है 42। ये सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको। तो अब हम देखते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। सहअभाज्य संख्या को हम कहेंगे को प्राइम नंबर्स। तो सहअभाज्य, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सह मतलब साथ साथ, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्याएं। जब 2 अभाज्य संख्याएं साथ साथ आती हैं तो उसको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। मतलब इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि संख्याओं का ऐसा युग्म जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। जैसे हमने यहाँ लिखा 2 और 5, तो ये दोनों, ये आपस में तो अभाज्य संख्या हैं और ये अगर इनको इकट्ठा कर दिया जाए तो ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 7 और 5, 7, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी सहअभाज्य संख्याएं। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि ऐसा युग्म जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, वो 1 हो उन संख्याओं का, तो ऐसी संख्याओं को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्याएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।